Hi everyone, welcome to Concept Skills. Today we will discuss all about chromosomal theory of inheritance. So in which we will firstly actually discuss chromosomal theory of inheritance, then we discuss linkage, Morgan's experiment, and last we will see linkage map. So very first we will discuss chromosomal theory of inheritance. देखिए, अगर हम मेंडल के हिस्ट्री की बात करें तो मेंडल का बर्थ 22 जुलाई 1822 में हुआ था एंड एट द एज ऑफ 34 उन्होंने काम करना शुरू किया था, दैट इज़ जेनेटिक्स की फील्ड में। तो वो हो गया 1856 में उन्होंने स्टार्ट किया एंड 7 ईयर्स के लिए उन्होंने काम किया था, दैट इज़ 1863। 7 ईयर्स के लिए उन्होंने काम किया। तो ये 34 में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, स्टार्टेड। एंड फिर 1856 से 1863 तक जब उन्होंने 7 साल तक काम किया तो उन्हें फिर 2 साल लग गए अपने काम को कंपाइल करने के लिए, और 1865 में फिर उन्होंने अपना वर्क जो है वो रीड किया था एट द नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी एट ब्रून। एंड 1866 में एक्चुअली उनका वर्क जो है वो पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे 2 ईयर्स उनको लग गए थे एंड 1 ईयर के बाद फिर उनका वर्क जो है वो पब्लिश हो गया। बट उनका वर्क जो है एक्चुअली अनरिकग्नाइज्ड रहा था। या तो हम कह लें पब्लिश होने के 34 ईयर्स बाद तक उनका वर्क जो है अनरिकग्नाइज रहा था, यानी 1900 में फिर जो रीडिस्कवरर हुए थे मेंडल के वर्क के, उन्होंने फिर वो अंडर रिकग्निशन में लाया था। या फिर हम कह लें 1866 के बाद उनकी 1884 में जो है वो डेथ हो गई थी, सॉरी 1884 में उनकी डेथ हो गई थी। एंड 1865 में हमें पता है, नो 1866 में उन्होंने पब्लिश करवाया था, बट अनरिकग्नाइज्ड रहने की वजह से 1900 में उनका वर्क जो है रिकग्नाइज्ड हो चुका था, यानी रीडिस्कवर हो चुका था बाय द 3 साइंटिस्ट। या फिर डेथ के आप 16 ईयर्स बाद कह लो, बात एक ही है। 34 ईयर्स बाद कह लो पब्लिश होने के, या फिर डेथ के 16 ईयर्स बाद जो है उनका वर्क रीडिस्कवर हुआ था। तो ये सारा था मेंडल की हिस्ट्री के बारे में। तो कई बुक्स में 1865 में भी दिया रहता है कि पब्लिश 1865 में हुआ। अगर 1865 और 1866 दिया है तो आर फर्स्ट चॉइस इज 1866। 16 साल के लिए उनका अनरिकग्नाइज रहा। 1900 में कार्ल कॉरेंस हुए, ह्यूगो डेवरिस हुए, शेमार्क हुए। उन्होंने इंडिपेंडेंटली सेम ईयर में ही इंडिपेंडेंटली क्या था, मेंडल का वर्क रिडिस्कवर किया था। अब मेंडल जो थे उन्होंने फैक्टर्स टर्म यूज़ किया था। फैक्टर्स जो थे उन्होंने कहा था वो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। फैक्टर्स का मतलब आज हम जानते हैं जीन और अलील्स होता है। बट मेंडल वॉज अनेबल, वो अनेबल थे कि कोई वो फिजिकल प्रूफ दे सके उस फैक्टर का। वो ये बता ही नहीं पाए थे कि वो एक्चुअली जो फैक्टर है वो हमारी बॉडी में कहाँ मिलता है, किस चीज़ का वो बना होता है, राइट। 1900 तक क्या हो चुका था, माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हो चुकी थी और साइंटिस्ट जो थे अब सेल डिवीजन को क्लियरली देख पा रहे थे, और वो ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, यानी न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है जो कि डुप्लीकेट एंड डिवाइड होता है जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। एंड उससे उन्होंने क्रोमोसोम टर्म दे दी, यानी कि कलर्ड बॉडी। क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड, सोम का मतलब होता है बॉडी। तो वो कलर्ड बॉडीज बनती हैं ऑन स्टेनिंग, जब आप स्टेनिंग करते हो। और 1902 तक क्रोमोसोमल मूवमेंट्स भी हमें क्लियरली दिखने लगी मियोसिस के अंदर। तो 2 साइंटिस्ट हुए, दैट इज सटन एंड बोवेरी। पूरा नाम वॉल्टर सटन है एंड इनका नाम थियोडोर बोवेरी है। वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी, ठीक है। उन्होंने कुछ पैरेलिज्म दिखे बिटवीन द क्रोमोसोम एंड द मेंडेलियन फैक्टर। मेंडेलियन फैक्टर का मतलब यहाँ पे जीन और अलील ही है। तो वो हम जो पैरेलिज्म थे उनको हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट पैरेलिज्म क्या था, फर्स्ट चीज़ ये देखी कि जो मेंडेलियन फैक्टर और अलील, देखिए अलील और क्रोमोसोम हैं वो पेयर में मिलते हैं किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और दोनों जो है वो सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ये बात भी सही है। फिर
जो अलील्स एंड गैमीट्स अलील्स एंड सॉरी गैमीट्स नहीं, अलील्स एंड क्रोमोसोम हैं, वो कैसे गैमीट में जाएंगे? तो जो एक गैमीट होता है वो कंटेन करता है वन ऑफ द अलील या फिर क्रोमोसोम फ्रॉम द पेयर। अभी हमने कहा ना कि जो क्रोमोसोम और अलील है वो पेयर में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई क्रोमोसोम है और इस पे ये एक कैरेक्टर के लिए कोई अलील है और जीन प्रेजेंट है। तो जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, ये क्रोमोसोम एक गैमीट में जाएगा, ये क्रोमोसोम एक गैमीट में जाएगा, ये वाला जो अलील है ये एक गैमीट में जाएगा और ये वाला अलील एक गैमीट में जाएगा फ्रॉम द पेयर। ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि ये रिस्टोर करते हैं अपनी डिप्लॉइडी को या फिर अपने नंबर को, रिस्टोर इट्स नंबर इन जाइगोट। तो जब जाइगोट बनता है n+n दैट इज 2n, तो वो रिस्टोर कर लेगा। अब एक और चीज़ इन्होंने कही थी कि जो अलील एंड क्रोमोसोम है दोनों ही अपना नंबर, स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करके रखते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम एंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, मेंटेन करके रखते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम एंड जनरेशन टू जनरेशन। बट अगर हमारे पास म्यूटेशंस हो जाती है, मान लीजिए म्यूटेशंस हो जाती है, तो ये चीज़ वैलिड नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल लेते हैं। एन्यूप्लॉइडी आपको पता है एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, फ्यू क्रोमोसोम नंबर जो हैं कम या ज़्यादा होंगे। ठीक है, फ्यू क्रोमोसोम नंबर कम या ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम लेते हैं। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, 44 आपके पास ऑटोसोम्स प्रेजेंट होंगे एंड XXY, यानी एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम इसे ट्रायसोमी कह देते हैं। जिसे पता है अच्छा है, जिसे नहीं पता वो सुन लो बस। क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ये चीज़ वैलिड नहीं रही कि नॉट स्ट्रक्चर, कि जो नंबर है वो क्रोमोसोम का रिमेन सेम नहीं रहा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो इसकी एक्सेप्शन जो है वो हमारे पास म्यूटेशंस है। म्यूटेशन में भी हम एन्यूप्लॉइडी बोल सकते हैं एंड यूप्लॉइडी भी बोल सकते हैं, जिसमें कि आपके पास पॉलीप्लॉइडी आता है, जिसमें कि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हम वो सब कुछ इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। और स्ट्रक्चर का भी एक चीज़ बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रोमोसोमल एब्रेजन्स हैं। क्रोमोसोमल एब्रेजन्स में क्या होता था, क्रोमोसोमल एब्रेजन में जो फॉर्म होती है क्रोमोसोम की वो चेंज हो जाती है, यानी मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। उसके हम टाइप्स पढ़ते थे, डिलीजन, इन्वर्जन एंड दी डुप्लीकेशन एंड दी ट्रांसलोकेशन। तो ये सब कुछ म्यूटेशन उसमें आती थी, यानी क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें कुछ चेंज आ गया है। इसके एग्जांपल अगर हम डिजीज़ की बात करें, अगर आपको भूले भटके याद आ रहा होगा, तो क्राइड्यू-चैट सिंड्रोम है, बर्किट्स लिम्फोमा है एंड क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है। कोई बता सकता है CML एंड बर्किट्स लिम्फोमा में किन दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच हमारे पास ट्रांसलोकेशन होता है? हमें पता है ये किसके एग्जाम्पल हैं, ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन के एग्जाम्पल हैं। तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में मैंने याद करवाया था, क्रॉनिक निक आ रहा है, यानी 9th एंड 22nd क्रोमोसोम। और जिन पेशेंट में ये CML होता है उनके 22nd क्रोमोसोम को हम कौन सा क्रोमोसोम कहते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं, राइट। एंड बर्किट्स लिम्फोमा में B में देखिए 8 की शेप आ रही है, तो ये बर्किट्स लिम्फोमा 8th एंड 14th क्रोमोसोम के बीच इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर होती है। तो जिसे याद आ रहा होगा बहुत अच्छा, जिसे नहीं आ रहा स्किप इट। नेक्स्ट हमने देखा कि स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। ऑल्सो ये जो है अलील्स एंड क्रोमोसोम दोनों ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करते हैं। चाहे आपके पास अलील्स हो, चाहे आपके पास क्रोमोसोम हो। यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है, हमें पता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन
ईच ऑफ द अलील फ्रॉम द पेयर वो सेग्रीगेट होता है। तो ये क्रोमोसोम के लिए भी वैलिड है कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ईच ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम होमोलोगस पेयर गेट सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, राइट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है, क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जो जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम उनका सेग्रीगेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। यानी ये इसके साथ भी जा सकता है और कैपिटल आर वाला स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। सेम फॉर दी क्रोमोसोम कि जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनका सेग्रीगेशन इन दो वाले क्रोमोसोम्स के इंडिपेंडेंट होता है। तो ये ही पैरेललिज्म थे जो यहाँ पे भी लिख दिए गए हैं कि दोनों पेयर में होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम और जीन में अलील की फॉर्म में। गैमीट रिसीव करते हैं ओनली वन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम और वन ऑफ द टू अलील्स फ्रॉम अ जीन एंड बोथ फॉलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड बोथ फॉलो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो एक्चुअली बोलती क्या है? वो ये बोलती है कि जो क्रोमोसोम है वो ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल सेल में, नॉन डिवाइडिंग सेल में जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा वो किस फॉर्म में रहता है? वो रहता है क्रोमेटिन की फॉर्म में इन नॉर्मल नॉन डिवाइडिंग सेल। बट जैसे जैसे सेल को डिवाइड करना होता है वो प्रोसीड करता है फ्रॉम G1 टू S टू G2 टू M फेज। तो सेल में क्या होता है? क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होते हैं। क्रोमोसोम एक्चुअली जो फॉर्मेशन स्टार्ट होती है वो एक्चुअली M फेज के प्रोफेज में होती है, राइट। यानी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है इस क्रोमेटिन मटेरियल की, यानी ये थिक होना स्टार्ट हो जाता है। मान लेते हैं नॉर्मली जो है 2 नैनोमीटर के डायमीटर में जेनेटिक मटेरियल रहता है, बट सेल डिवीजन के टाइम अगर हम एक क्रोमोसोम की बात करें तो उसका डायमीटर 1400 नैनोमीटर हो जाता है। 1400 नैनोमीटर। तो आप देख सकते हैं क्रोमोसोम एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। तो बस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यही कहती है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम ऑब्जर्व किए जाते हैं एंड क्रोमोसोम पास होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, एंड ये ही क्रोमोसोम जो है सारी जेनेटिक इनहेरिटेंसेस का बेसिस होता है। हम अलील्स को जो है या फिर जीन्स को बेसिस नहीं बोल सकते ऑल जेनेटिक इनहेरिटेंस का। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज अगर हम जीन्स की बात करें तो एक पर्टिकुलर जीन की हम अगर बात करें तो वो एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। बट जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में हम देख सकते हैं क्रोमोसोम में क्रोमोसोम तो आ ही रहा है बट उसमें जीन्स एक्चुअली सारे के सारे जीन्स कंसीडर हो रहे हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चर जो है पास ऑन हो गया तो सारे जीन्स भी अल्टीमेटली नेक्स्ट जनरेशन में पास हो गए। दैट्स व्हाई वी सेड क्रोमोसोम्स आर द बेसिस ऑफ ऑल जेनेटिक इनहेरिटेंसेस। या फिर हम ये भी कह सकते हैं क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल ऑफ ऑल जेनेटिक हेरिडिटी, यानी जीन्स के। यानी ये क्रोमोसोम जो है ये टैक्सी की तरह है भाई, ये व्हीकल की तरह है। ये क्रोमोसोम है जिसमें जो पैसेंजर है, सवारी कौन है? सवारी यहाँ पे हमारे पास सवारी नंबर ए, सवारी नंबर 2 दैट आर जीन 1, जीन 2, जीन 3। तो ठीक है, ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था। अब जो बोवेरी एंड सटन थे उन्होंने यूनाइटेड की थी नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल, एंड उन्होंने एक्सप्लेन किए थे मेंडेलियन प्रिंसिपल बाय यूजिंग क्रोमोसोमल मूवमेंट। नाउ वी विल सी द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम और द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम क्रोमोसोमल मूवमेंट से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास दो होमोलोगस पेयर हैं। तो फर्स्टली इसके पास हमारे पास एक जीन है कैपिटल आर स्मॉल आर और इस वाले पेयर के पास है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये G1 फेज है। G1 से हमें पता है S में जाएगा एंड देयर आफ्टर G2। G1 में अगर हम जेनेटिक मटेरियल को देखें या क्रोमोसोम को देखें तो उसमें सिंगल स्ट्रैंड होगा जेनेटिक मटेरियल का, बट एस फेज में वी नो जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है वो डबल हो जाता है। तो ये डबलिंग हो गई। तो G2 में भी हमारे पास डबल्ड जेनेटिक मटेरियल आगे पास हुआ। तो इसीलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वाले क्रोमोसोम पे फोकस करिए। इस वाले क्रोमोसोम के पास एक सिस्टर क्रोमेटिड है और जो ये वाला क्रोमोसोम है अब इसके पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आ चुकी है। सेम फॉर दी ऑल क्रोमोसोम, यानी जेनेटिक मटेरियल जो है वो डेवलप हो चुका है। अब
जेनेटिक मटेरियल डबल हुआ तो यहाँ पर जो ये आपके पास अलील्स थे वो भी डबल होंगे, बिकॉज अलील्स किसका पार्ट है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए का ही तो पार्ट है, तो ये भी डबल हो गए। यहाँ पे भी सेम कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, राइट। अब मियोसिस 1 और एनाफेज 1, अगर आपको ध्यान से मियोसिस पता होगी तो मियोसिस 2 पार्ट्स में है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, और हर एम फेज का हमें पता है क्या क्या फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये आ गया 1 1 1 सभी के लिए, और सेम यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये 2 2 वाले हो जाएंगे, राइट। हमारा कंसर्न जो है वो एनाफेज के साथ है, बिकॉज एनाफेज में वी विल नो, एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। और मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में क्या होगा, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम है उनका सेपरेशन होगा। यहाँ पे कोई भी जो ये आपको कंस्ट्रिक्शन दिख रही है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, इसे हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, या फिर एक और नाम बोलते हैं इसको, दैट इज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की ब्रेकिंग यहाँ पे नहीं होती, सेंट्रोमियर जो है वो ब्रेक नहीं करते, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। तो ये वाला इधर चले गया, ये वाले सेट जो है इधर चले गए, एक सेल में चले गए। अब मियोसिस 2 में क्या होगा, मियोसिस 2 में हमारे पास जो यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम इस फॉर्म में है, राइट। तो ये वाली जो क्या है, ब्रांच नहीं, ये वाली साइड है, इसे हम क्रोमेटिड कह देते हैं। कैसी क्रोमेटिड बोलेंगे इन दोनों को, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है आपस में, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो सेपरेट होती है, ठीक है, ये सेपरेट होगी बाय द ब्रेकिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर यहाँ पे ब्रेक करता है, सेंट्रोमियर ब्रेक करेगा तो ये वाली सिस्टर क्रोमेटिड अलग, ये वाली सिस्टर क्रोमेटिड अलग, यानी जो ये स्मॉल आर था और ये कैपिटल आर था, ये वाली चीज़ें अब सेपरेट हो जाएगी, ये स्मॉल वाई एंड दिस इज कैपिटल वाई। अब ये 4 सेल में डिफरेंशिएट हो जाएंगे, और यहाँ पे वेट, ये 4 सेल बन गए और इनमें ये डिफरेंट जो है वो अलील्स भी पहुंच गए। तो इससे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे प्रूव हुआ, दोनों के लिए, अलील के लिए भी देखेंगे हम और क्रोमोसोम के लिए भी। हमने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में दैट फ्रॉम द पेयर, जो ये पेयर है अलील्स का, वो सेपरेट हो जाता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एंड ईच वन ऑफ देम गोज टू गैमीट। तो देखिए ये वाला एक गैमीट में चले गया, ये वाला एक गैमीट में चले गया, सॉरी ये तो डुप्लीकेटेड है, ये वाला एक गैमीट में चले गया और ये वाला एक गैमीट में चले गया। अब क्रोमोसोम के लिए ये कैसे फिट हुआ, क्रोमोसोम के लिए भी ये फिट हो गया, बिकॉज आप देख सकते हैं जो ये वाला क्रोमोसोम है होमोलोगस पेयर था, ये वाला हमें पता है होमोलोगस पेयर है, तो ये एक गैमीट में जाएगा, ये एक गैमीट में जाएगा, और ये ही हुआ है, ये वाला एक गैमीट में चले गया है, ये वाला एक गैमीट में चल गया है। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी गलत लिख दी है, एक्चुअली जर्म सेल यहाँ पे फॉर्म नहीं होंगे, यहाँ पे तो एक्चुअली गैमीट्स फॉर्म हो जाएंगे, ये चारों जो हैं ये गैमीट्स फॉर्म होंगे, और ये एक्चुअली जर्म सेल है। जर्म सेल में मियोसिस होती है, जर्म सेल में जब मियोसिस होगी तब आपके पास गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। अब हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी सेम इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है, तो फटाफट हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये कंसीडर कर लेते हैं अलील्स को। तो अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, राइट, और इसी में ही आप देखेंगे 2 जीन्स जो हैं वो कंसीडर हम कर रहे हैं, एक सीड शेप के लिए और एक सीड कलर के लिए। अब यहाँ पर आप बताइए, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आपके पास कैसा अलील आएगा, कैपिटल आर आएगा, स्मॉल आर आएगा, स्मॉल वाई आएगा, कैपिटल वाई आएगा। अरे भाई हमें पता है ये वाला जो है, ये वाला क्रोमेटिड कैसे आया है, डुप्लीकेशन से आया है, यानी इस वाले पार्ट की डुप्लीकेशन हुई है। ये वाला पार्ट जब डुप्लीकेट हुआ तो ये एग्जैक्टली कार्बन कॉपी है इसकी, तो यहाँ पे भी कैपिटल आर होगा और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल वाई होगा, तो इसमें रट्टा मारने का कुछ है ही नहीं। तो ये तो हो गया हमारे पास 1 अलील फ्रॉम द पेयर।
तो दूसरा अलील कहाँ पे होगा? दूसरा अलील हमें पता है दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, स्मॉल आर। और ये जब डुप्लीकेट हो गया तो यहाँ पे भी स्मॉल आर आ जाएगा। सेम फॉर दी वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई है तो ये स्मॉल वाई, और डुप्लीकेटेड वाला स्मॉल वाई। तो बस वो ही यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। कैपिटल वाई एंड दिस इज स्मॉल वाई। अब एक चीज़ देखिए कि जब यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम है, या फिर हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी ये डुप्लीकेटेड नहीं हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं हुई है, और ये दूसरा है, कोई होमोलोगस पेयर है। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर दो डिफरेंट में प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है कि जो ये दो आपके पास अलील्स है फ्रॉम द पेयर, इनका सेग्रीगेशन और इनका कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई का इंडिपेंडेंट होगा। जो भी आपके पास जीन्स दो डिफरेंट क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, ये जीन नंबर 1 है, ये जीन नंबर 2 है, ये डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, इनका सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट होता है। यानी जो कैपिटल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, या फिर जो कैपिटल आर है वो स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। अरेंजमेंट ऐसा भी तो हो सकता था ना, अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता था, स्मॉल वाई कैपिटल वाई। तो फिर उस टाइम हम क्या बोलते कि जो कैपिटल आर है उसके साथ क्या जा रहा है, स्मॉल वाई जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो पहली वाली कंडीशन है, इसमें गैमीट बनते आर वाई स्मॉल वाई, एंड सेकंड कंडीशन अगर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई जाता तो बनते कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। बस वो ही सारी चीज़ अब यहाँ पे पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल वाई की जगह वेट, यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ये दोनों जो है आपस में क्या हो गए, ये चेंज हो गए, इंटरचेंज हो गए आपस में। और कैपिटल आर वाला तो वैसे ही रहा, तो उसको उसी पेन से लिख देते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। बस अब यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखते जानी है, कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड ये इंटरचेंज हुए तो स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ये नॉर्मली प्रेजेंट थे। तो अब जीन्स जो हैं वो कैसे बनेंगे, ये आपके जीन्स नहीं सॉरी गैमीट्स कैसे बनेंगे वो आप देख लो। यहाँ पे गैमीट्स बस इसी फॉर्म में बन जाएंगे। ये दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो ये इक्वल प्रोपोर्शन में ऐसे ऐसे बनेंगे। तो हम अगर बोलें कि मान लो एक सेल है, ठीक है, और उसमें जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है वो आपके पास कुछ ऐसे दिया है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो बताओ कितने टाइप के गैमीट्स पॉसिबल है। तो वो नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, 2 टू द पावर n डायरेक्ट करना हो एंड नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, तो यहाँ पे 2 हेट्रोजाइगस पेयर है तो 2 टू द पावर 2 दैट इज़ 4 टाइप्स के गैमीट हैं। बट हम वो बना के भी देखते हैं, या फिर हम इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, कैपिटल सी, ठीक है। और ये सारे जो जीन्स हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ये भी कंडीशन है। तो पहले 3 क्रोमोसोम बना लेते हैं फटाफट से। ये 3 क्रोमोसोम बनाए हमने, ये अलग अलग क्रोमोसोम है, ठीक है, एक ही कलर से मैं बना रहा हूँ। और फिर यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी। अब मुझे आपको समझाना है कैसे 3 टाइप के गैमीट बनेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये कि एज इट इज़ ये एक गैमीट में चले जाए, ये एक गैमीट में चले जाए। तो क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, ये एक टाइप का गैमीट, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है, इसके इंटरचेंज होने से तो कुछ नहीं होगा, अगर ये वाला सी इधर आ जाए तो कुछ नहीं होगा, चेंज तो कुछ नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ भी कैपिटल सी है, यहाँ भी कैपिटल सी है, इसके चेंज से इफेक्ट पड़ेगा। अगर स्मॉल बी इधर आ गया और कैपिटल बी उधर चले गया, तो यहाँ पे अगर मैं सम अप करूँ तो जो गैमीट्स पॉसिबल हैं वो कैसे कैसे बनेंगे, तो दैट इज़ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, या फिर कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो ये 4 टाइप के आपके पास गैमीट्स यहाँ पे बन गए। तो बस यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रोमोसोम के लिए भी वैलिड हो गया एंड अलील्स के लिए भी वैलिड हो गया। नाउ वी विल मूव टूवर्ड
मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला। तो यहाँ पे हमारे पास मॉर्गन जी दिखाए गए हैं और ये देखिए ये ड्रोसोफिला एक फ्लाई है, इंसेक्टा क्लास को ये बिलोंग करती है और ये बनाना के ऊपर पड़ी हुई है। तो जो भी आप फ्रूट्स के ऊपर फ्लाई देखते हैं, यूजुअली जो फ्रूट्स के ऊपर फ्लाई होती है ऐसी एक्चुअली तो दिखती नहीं है, ये डायग्राम में थोड़ा हाउस फ्लाई जैसी बना दी है। फ्रूट फ्लाई थोड़ा अलग, ये ग्रीनिश उसमें पार्ट नहीं होता और काफ़ी हाउस फ्लाई से काफ़ी छोटी होती है, 2 मिलीमीटर की होती है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी, अभी बात की हमने, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी ने दी। अब उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, जैसे फैक्टर्स जो थे, फैक्टर्स के बारे में बताया किसने था? एक्चुअली फैक्टर्स के बारे में तो मेंडल ने बताया था, बट उसका फिजिकल प्रूफ किसने दिया था? फिजिकल प्रूफ जो है वो आपके पास 3 साइंटिस्ट ने ही दिया था, कार्ल कॉरेंस, थियोडोर बोवेरी एंड नॉट थियोडोर बोवेरी नहीं, शेरमार्क एंड दी ह्यूगो डिब्रेस। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट थे। वैसे ही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थियोडोर बोवेरी एंड वॉल्टर सटर ने दी एंड उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया। तो ये काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हुए, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। थोड़ा और भी मैं आपको बता दूं, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉहन मेंडल को कहते हैं। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसको कहते हैं? अभी बताया, थॉमस हंट मॉर्गन जी को कहते हैं, या टीएच मॉर्गन भी शॉर्ट में कहते थे। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहते हैं? मॉडर्न जेनेटिक्स जो है वो बेटसन को कहते हैं। तो ये 3 फादर्स आपको पता होने चाहिए जेनेटिक्स के। अब ये अमेरिकन थे एंड इन्हें फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन टीएच मॉर्गन के साथ साथ उनके कलीग्स का भी काफ़ी रोल था इसमें, बिकॉज जैसे टीएच मॉर्गन के अगर आपको स्टूडेंट्स पता हो तो एल्फ्रेड स्टुअर्ट विंड जो थे उनका काफ़ी बड़ा रोल था लिंकेज मैप बनाने में, फर्स्ट लिंकेज मैप ऑन ड्रोसोफिला। तो मॉर्गन ने वर्क किस पे किया था? एक्सपेरिमेंटल मॉडल उनका फ्रूट फ्लाई था जिसका साइंटिफिक नेम ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर था। इसे हम बनाना फ्लाई भी कहते हैं, मैंगो फ्लाई भी कहते हैं, बिकॉज ये यूजुअली फ्रूट्स के ऊपर पाई जाती है। और इसी को ही, फ्रूट फ्लाई को ही हम जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। जैकपॉट का क्या मतलब होता है? खजाना, यानी कोई खजाना लग गया है। तो ये खजाने की ही तरह था जो फ्रूट फ्लाई था ना, उससे हमारे पास बहुत सारे फिनोमिनन जो थे जेनेटिक्स के डिस्कवर हुए थे, जैसे क्रॉसिंग ओवर हो गया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो गया, लिंकेज हो गया, सेक्स लिंकेज हो गया। तो ये सारे फिनोमिनन जो थे फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट करने से ही डिस्कवर हुए थे। और यहाँ पे ड्रोसोफिला के बारे में ये बताया है कि इसका ये डिप्लॉयड होता है एंड टोटल क्रोमोसोम इसमें 8 होते हैं, 6 इसमें ऑटोसोम्स होते हैं एंड 2 इसमें हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम होंगे, इधर XX और XY। तो यहाँ पे हमने कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थॉमस हंट मॉर्गन को एक साथ कंपाइल कर दिया है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे और कुछ और बातों को भी एक साथ लिख दिया गया है। तो इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स कहा, बिकॉज उन्होंने फ्रूट फ्लाई पे काम किया था। ऐसा नहीं था कि उड़ सकते थे वो, उन्होंने फ्रूट फ्लाई पे एक्चुअली काम किया था, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हिम एज फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स। अमेरिकन जेनेसिस्ट थे और उन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था 1933 में, एक्चुअली फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी के ऑनर में उन्हें जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इन्होंने डिस्कवरी 5 चीज़ों की थी जो आपको याद रखनी है, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एंड द लिंकेज मैप। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएंगे कि सेक्स लिंकेज किसने डिस्कवर की थी, तो आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो। यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, ये थोड़ा गलत हो गया, ये आप देख लेना, ये पूरा ही सेक्स लिंकेज है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म्स उन्होंने 3 दी थी, उसके लिए ट्रिक है कलर, CLR, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स क्या होते हैं? रिकॉम्बिनेंट्स हमें पता है, जो आपके पास वेरिएशन वाले क्या बनते हैं, ऑफस्प्रिंग्स। 2 तरह के ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ना, एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन के और एक न्यू कॉम्बिनेशन। न्यू कॉम्बिनेशन को ही हम रिकॉम्बिनेंट्स कह देते हैं, राइट। अब जो कियास्बा फॉर्मेशन है वो थॉमस हंट मॉर्गन ने नहीं बताया था, वो जैनसेन्स ने बताया था, जोहानसन ने नहीं बताया था। ऑप्शंस में कई बार जोहानसन एंड जैनसन दिया होता है और जोहानसन पहला ऑप्शन दिया होता है और इसे ही हम मैक्सिमम टाइम टिक करके आते हैं।
तो जोहानसन ने तो एक्चुअली क्या किया था, जोहानसन के अगर बारे में बताऊं तो इन्होंने जीन टर्म दिया था, ठीक है। फिर इन्होंने ही हमारे पास फिनोटाइप एंड जीनोटाइप एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्योर लाइन टर्म भी इन्होंने ही दी थी, ठीक है। मॉर्गन एंड कासल ने थ्योरी ऑफ लिंकेज दिया था 1911 में। उनकी 22 बुक्स उन्होंने पब्लिश की थी, उसमें से एक बुक थी थ्योरी ऑफ जीन्स, जिसमें कि उन्होंने इस टॉपिक को छेड़ा था, दैट इज थ्योरी ऑफ लिंकेज। एंड उन्होंने उनके काफ़ी स्टूडेंट्स हुए लाइक ब्रिजेस म्यूलर एंड एल्फर्ड स्टुअर्ट वेंट, एंड एल्फर्ड स्टुअर्ट वेंट के बारे में भी मैंने आपको बताया। नाउ वी मूव टुवर्ड लिंकेज। लिंकेज के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं कि लिंकेज फर्स्ट सीन ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीड बाय बेटसन एंड पुन्नेट। तो सबसे पहले ऑब्जर्व बेटसन एंड पुन्नेट ने की थी लिंकेज इन 1905 इन प्लांट नोन स्वीट पी, जिसे हम लथायरस ओडोरेटस भी कहते हैं। एंड लथायरस ओडोरेटस में एक और फिनोमिना हमने देखा था पोस्ट मेंडलिज्म, अगर किसी को याद आ रहा होगा, एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन मेंडलिज्म में हमने पढ़ा था। तो लथायरस ओडोरेटस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड उन्होंने कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी इसको नाम दिया था, लिंकेज नाम नहीं दिया था। अभी हमने पढ़ा लिंकेज किसने नाम दिया, लिंकेज हमारे पास डिस्कवर भी एंड नेम भी थॉमस हंट मॉर्गन, दोनों का क्रेडिट उन्हीं को ही जाता है, डिस्कवरी का भी, बट इन्होंने स्टडी कर लिया था। तो देखिए थ्योरी ऑफ लिंकेज मॉर्गन एंड कासल 1911 में दी थी, एंड नोबेल प्राइज हमने देख लिया 1933 मॉर्गन को मिला था। तो कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी को हम थोड़ा देखेंगे। कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी जो है वो स्वीट पी में डिस्कवर की गई थी, लथायरस ओडोरेटस जिसे हमने नाम दिया। इसमें दो कैरेक्टर कंसीडर किए गए थे, फ्लावर कलर एंड पोलन का शेप, नॉट सीड शेप, ये पोलन का शेप है। फ्लावर कलर जो थे ब्लू इज डोमिनेटिंग ओवर रेड, एंड पोलन शेप जो है लॉन्ग शेप इज डोमिनेटेड ओवर राउंड शेप। अब याद कैसे रखेंगे डोमिनेटिंग कौन है, रेड यूजुअली हमें डोमिनेटिंग लगता है, तो एल एल से याद रख लेंगे, जो एल वाले हैं वो डोमिनेटिंग होंगे, ठीक है। तो ये हम थोड़ा क्रॉस देख लेते हैं कि क्रॉस में एक्चुअली हुआ क्या था। तो उन्होंने कंसीडर किए पहले पेरेंटल जनरेशन, तो मेंडल की ही तरह कैपिटल बी कैपिटल एल क्रॉस्ड विद स्मॉल बी स्मॉल एल, ये पेरेंटल जनरेशन है। तो ये कैसा होगा, डोमिनेटिंग अभी बताया, ब्लू कलर फ्लावर्स होंगे एंड लॉन्ग पोलन होंगे, ठीक है। एंड दिस इज रेड एंड राउंड। तो अब गैमीट्स बनाइए इनके, एक टाइप के ही गैमीट बनेंगे, दोनों इंडिविजुअल्स हैं, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, तो ये गैमीट्स हो गए। तो जब हम इनका फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, तो ये हमारे पास F1 हाइब्रिड प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी सारे इसमें कैसे होंगे, ऑल ब्लू एंड ब्लू कलर फ्लावर हो जाएंगे, डायरेक्टली लिख लेते हैं, एंड लॉन्ग पोलन हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हम कैसा क्रॉस देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, बिकॉज वी वर स्टडिंग we will discussing here two characters at a time, दो कैरेक्टर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं। और फिर इसी में ही जो ये थे बेटसन एंड पुन्नेट, उन्होंने फिर टेस्ट क्रॉस चलाया। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, टेस्ट क्रॉस अगर किसी को याद आ रहा होगा, टेस्ट क्रॉस में वी विल नो F1 हाइब्रिड जो है दैट इज क्रॉस्ड विद रेसेसिव पेरेंट, रेसेसिव पेरेंट के साथ उसे क्रॉस करवाते हैं। तो F1 हाइब्रिड हमारे पास यहाँ पे है, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल इज क्रॉस्ड बी स्मॉल एल स्मॉल एल। तो ये देखिए ये रेसेसिव है और ये डोमिनेंट पेरेंट है। तो यहाँ पर अगर गैमीट्स प्रोड्यूस करवाएंगे, फॉर्म करवाएंगे, तो यहाँ पे 2 to the power n नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर दैट इज 2 to the power 2, यानी 4 टाइप के गैमीट बनेंगे, कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल बी स्मॉल एल कैपिटल एल स्मॉल एल। तो ये 4 टाइप के गैमीट्स बन गए, और यहाँ पे तो एक ही टाइप का गैमीट बनेगा दैट इज कैपिटल बी स्मॉल एल। तो इनके फर्टिलाइजेशन होगा इन चारों के साथ।
तो अब जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे उनको हमें ध्यान से देखना है। कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। तो यहाँ पर अगर ये मेंडेलियन क्रॉस होता, ध्यान से देखिए, अगर ये मेंडेलियन टेस्ट क्रॉस होता, मेंडेलियन डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तो उसकी रेशो अगर किसी को भूले भटके याद आ रही हो तो वो रहती थी 1:1:1:1, यानी ये तो देखो ये दोनों तो पेरेंटल टाइप है, यहाँ पे देख सकते हो ये पेरेंटल टाइप है और ये रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं, 2 रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं, 2 टाइप्स के रिकॉम्बिनेंट एंड 2 टाइप्स के पेरेंटल। बट सारे जो है उनका फिनोटाइपिक रेशो जो है 1:1:1 आता था। बट उन्होंने क्या देखा, बेटसन एंड पुंडेट ने यहाँ पे ये एक चीज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंगली उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व करी कि इसका रेशो 7:1:7 आ रहा है। तो ये उन्होंने यहाँ पे देखा और ये चीज़ उनको काफ़ी अजीब लगी कि यहाँ पे पेरेंटल टाइप जो है ये साथ साथ बन रहे हैं एंड रिकॉम्बिनेंट जो है वो 1 वाली रेशो में बन रहा है। तो इस चीज़ को जब उन्होंने स्टडी किया तो उसको फिर उन्होंने नेम दे दिया कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी। फिर उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में रेलेवेंटली पूछी नहीं जाती, तो वो हमें डिस्कस नहीं करना। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी की जो बेसिस है वो एक्चुअली है क्या। इससे उनका जो है दिमाग खटका कि कुछ तो ऐसे जीन्स होंगे कि जिनके बीच लिंकेज होगी, लिंक्ड होंगे, कुछ इनकम्प्लीटली लिंक्ड होंगे, वो सारी बातें उन्होंने डिस्कस करी। तो बस यही है यहाँ पे लिखा हुआ, यही क्रॉस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड रेशो उनको 1:1:1 था। मेंडल के जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस था उसकी बात कर रहे हैं, मेंडल के मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस नॉर्मल क्रॉस की बात नहीं कर रहे। मेंडल का जो नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसकी रेशो तो ये है, बट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टेस्ट क्रॉस जो कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये मेंडल के डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की रेशो है, बट ऑब्जर्व्ड रेशो ये थी 7:1:1:7। तो ये ब्लू लॉन्ग वाले 7 मिले, ब्लू राउंड वाले 1, रेड लॉन्ग वाले 1 एंड रेड राउंड वाले 7 मिले। तो उसके बाद फिर हमारे पास जो है ये मेंडल ही आए और ये फ्रूट फ्लाई वाली स्लाइड यहाँ पे कैसे आ गई। तो ये आप देख लीजिए कि जो फ्रूट फ्लाई है वो ओवर राइप्ड एंड रॉटिंग फ्रूट्स पे जो है वो पाई जाती है। बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, ओवर राइप्ड फ्रूट में ऑक्सिन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ऑक्सिन्स पे क्या ग्रो कर जाता है, ईस्ट ग्रो कर जाता है। तो एक्चुअली उस ईस्ट पे फीड करती है, ये फीड्स ऑन ईस्ट प्रेजेंट ऑन द ओवर राइप्ड फ्रूट सरफेस। अब कुछ आपके पास रीज़न थे फॉर सिलेक्टिंग फ्रूट फ्लाई एज एक्सपेरिमेंटल मॉडल, तो उसके लिए बस एक ट्रिक है, सब BC है, समझने वाले सब समझ गए। तो सब BC के लिए SBC ये ट्रिक है। तो S में कौन सा नंबर आ रहा है 5 एंड SBC, तो ये टोटल कितने हैं 3। तो बस S से हो जाएंगे 5, B से हो जाएंगे 1 एंड C से हो जाएंगे हमारे पास 3। सो फर्स्ट हमारे पास ये है कि ये स्मॉल साइज़ की होती है, काफ़ी 2 mm की होती है। तो लार्ज नंबर ऑफ इट कैन बी अकोमोडेटेड इन लैब एक साथ। अब मान लो हाथी के साइज़ का एक्सपेरिमेंटल मॉडल होता तो लैब में तो एक ही आ पाता, अब ये इतनी सारी है तो काफ़ी सारी अकोमोडेट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्या रीज़न था इसको लेने का, इसका शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है अराउंड 2 वीक्स का। तो काफ़ी जनरेशन्स को आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट S से हो जाएगा सिंगल मेटिंग जो है वो 100 ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, 100 ऑफ ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे तो हमारे पास जो डेटा है वो थोड़ा रेलेवेंट आएगा, क्योंकि इतने सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए तो अगर सब में एक जैसा आपके पास अगर रिजल्ट आ रहा है सारे टाइप्स की जनरेशन में तो वो थोड़ा एविडेंट होगा। नेक्स्ट इसमें स्मॉल एंड लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, स्मॉल इसलिए कहा क्योंकि S से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। लेस नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, यानी दिखने में थोड़े वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से हम इजीली पहचान सकते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम है, राइट। अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो XX एंड XY, तो फीमेल में
एक्स एक्स प्रेजेंट होगा एंड मेल में एक्स वाई प्रेजेंट होगा। तो जो एक्स क्रोमोजोम है तो वो तो हमारे पास लॉन्ग होता है एंड एक्रोसेंट्रिक होता है। नहीं सॉरी, नॉट एक्रोसेंट्रिक, लॉन्ग एंड सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। ठीक है। एंड वाई क्रोमोजोम जो है लॉन्ग एंड स्ट्रेट, ये चीज़ भी आप याद रख लीजिए। एंड वाई क्रोमोजोम जो है दैट इज हुक शेप्ड, हुक शेप्ड का होगा, ऐसे मुड़ा हुआ होता है, हुक शेप्ड, स्मॉल होता है एंड कौन सा होगा, एक्रोसेंट्रिक होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपके पास ये है मेल एंड फीमेल, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करेंगे। फीमेल हमारे पास यूजुअली लार्ज होती है और मेल जो है वो स्मॉल होते हैं। एंड फीमेल में ओवी पॉजिटर प्रेजेंट होता है, राइट। सिक्स्थ ये हो गए 5S। अब सिक्स्थ पॉइंट बी, बी से हो जाएगा दैट ब्रीडिंग जो है इसकी इनएक्सपेंसिव होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती, इसलिए आप ब्रीड करवा सकते हो। और इसकी ब्रीडिंग जो है ऑल थ्रू आउट ईयर होती है, यानी ऐसा नहीं है कि ये सीजनल ब्रीडर है कि किसी पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोड्यूस करती है, ऑल थ्रू आउट ईयर आप इसको ब्रीड करवा सकते हो। देन सी से नेक्स्ट, सी से आएंगे आपके पास सेवेंथ में हमारे पास आएगा कि कैन बी, ऐसे याद किया है, कैन बी अनेस्थेटाइज्ड और इनएक्टिवेटेड बाय ईथर, ईथर से आप इसको इजीली अनेस्थेटाइज कर सकते हो। एट्थ आपके पास आ गया कैन बी स्टडीड, जो आपके पास हेरिडिटी वेरिएशन होते हैं, हेरिडिटरी वेरिएशन जो है, यानी मान लो आंख का कलर चेंज हुआ, विंग के साइज का कलर चेंज हुआ, बॉडी कलर चेंज हुआ, इजिली कैन बी सीन बाय लो पावर माइक्रोस्कोप, लो पावर माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो। ठीक है। एंड लास्ट ए सी से हो जाएगा कैन बी इजिली ग्रोन और सिंपल सिंथेटिक मीडियम ऑन लैब, सिंपल सिंथेटिक मीडियम में आप इसे ग्रो कर सकते हो लैब कंडीशन में। तो ये मैंने एक तरीका बता दिया कैसे आप इसको याद कर सकते हो। तो ये ही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि ये स्मॉल साइज़ की है, राइट। दे कुड बी ग्रोन सिंपल ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, ब्रीडिंग इनएक्सपेंसिव थ्रू आउट द ईयर कर सकते हो, लाइफ साइकिल 2 वीक्स का है, सो मैनी जनरेशन कैन बी स्टडीड, सिंगल मेटिंग जो है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगी, कैन बी टेम्परेरली इनएक्टिवेटेड बाय द ईथर। देन क्लियर डिफ्रेंसिएशन है सेक्सेस का, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल स्मॉलर होंगे एंड ओविपोजिटर एब्सेंट होगा इनमें। एंड जो हेरिडिटरी वेरिएशन काफ़ी है वो लो पावर माइक्रोस्कोप से आप इजीली देख सकते हो। देन स्मॉल एंड लेस नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट क्रोमोजोम होते हैं, वी नो 2n=8 होता है यहाँ पे। एंड हेट्रोमॉर्फिक क्रोमोजोम होंगे मेल में एंड होमोमॉर्फिक जो होंगे क्रोमोजोम वो फीमेल में प्रेजेंट होंगे। हेट्रोमॉर्फिक इसलिए बिकॉज XY एंड फीमेल में XX कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रोसोफिला में जो आपके पास स्मॉलर वन जो होगा इजीली आप देख सकते हो दैट इज़ मेल एंड जो लार्जर वन होगा वो फीमेल। बस ह्यूमंस के केस में उल्टा होता है, ह्यूमंस में जो मेल होते हैं दैट आर लॉन्ग एंड फीमेल्स जो होती हैं टॉल, शॉर्ट होती है, सॉरी नॉट टॉल। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही होता है। जैसे हम अगर एस्कैरिस की भी बात करते हैं जब, तो उसमें भी मेल जो है वो स्मॉल होता है एंड फीमेल जो होती है वो लार्ज होती है, और ये थोड़ा राउंडेड होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट, तो पोस्टीरियरली ये राउंडेड होता है। टाइप्स ऑफ जीन्स, तो देखिए बेसिकली 2 टाइप्स के जीन होते हैं, फर्स्ट इज लिंक्ड जीन एंड सेकंड इज अनलिंक्ड जीन्स। First is linked, wait, linked genes एंड दूसरे टाइप के हैं हमारे पास अनलिंक्ड जीन्स। ठीक है। अब लिंक्ड जीन्स के भी आगे फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। लिंक्ड जीन जो होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप, one is tightly linked genes and another one is incompletely or loosely linked genes।
The first is tightly linked genes. tightly linked genes, इन्हीं को ही हम completely linked भी कहते हैं। और दूसरे हो गए लूजली लिंक्ड जीन्स या फिर इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स। अब इनके बारे में हमें थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट अनलिंक्ड जीन्स। तो देखिए, अनलिंक्ड जीन्स एज द नेम सजेस्ट दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम। दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स। जो जीन्स डिफरेंट क्रोमोजोम्स में प्रेजेंट होंगे दे आर नोन एज अनलिंक्ड जीन्स। फॉर एग्जाम्पल हम 2 क्रोमोजोम्स कंसीडर करते हैं। दिस इज क्रोमोजोम नंबर 5। तो इसका होमोलॉग जो है इसके साथ प्रेजेंट होगा, एंड द क्रोमोजोम नंबर लेट्स से 7, क्रोमोजोम नंबर 7। और इस पे हमारे पास प्रेजेंट है सीड के कलर के लिए जीन हेट्रोजाइगस फॉर्म में, और इधर हमारे पास है सीड की शेप के लिए, सॉरी ये हो गया आपके पास शेप के लिए और ये हो गया आपके पास कलर के लिए, और ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो ये अब दोनों जीन्स हैं, ये एक जीन हो गया और ये दूसरा जीन हो गया, तो ये दोनों जीन्स कहलाएंगे अनलिंक्ड जीन्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम। अब आप इसमें बता सकते हैं कितने टाइप के गैमीट्स फॉर्म होंगे। देखिए, एक तो आपके पास अगर ऐसे सेपरेशन हुआ, इनका डायरेक्टली ऐसे ही सेपरेशन हुआ, अलाइनमेंट ऐसे ही हुआ क्रोमोसोम का, ड्यूरिंग अलाइनमेंट किस में होता है, वी नो मेटाफेज में अलाइनमेंट ऐसे ही हुआ, एंड एनाफेज में कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई एक साथ सेपरेट हुए, स्मॉल आर स्मॉल वाई एक साथ सेपरेट हुए, तो यहाँ पे गैमीट हमारे पास बन जाएंगे आर वाई स्मॉल आर वाई। बट अगर मान लीजिए यहाँ पर स्मॉल वाई वाला इधर आ गया एंड कैपिटल वाई वाला इधर आ गया, तो फिर अलाइनमेंट कैसे होगी? अलाइनमेंट फिर ऐसे हो जाएगी, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, तो ये दोनों सेपरेट होंगे, ये दोनों सेपरेट होंगे, तो फिर कैसे गैमीट बन जाएंगे? कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, यानी 4 टाइप के गैमीट्स यहाँ पे पॉसिबल है फॉर द 2 कैरेक्टर्स। ठीक है, और इनका जो प्रपोर्शन होगा गैमीट्स का वो भी हमारे पास इक्वल होगा। तो ये सब कुछ अब हम लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे 4 टाइप्स के गैमीट बनेंगे, 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। कौन कौन से? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये तो हो गए पेरेंटल टाइप, या फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये दोनों हुए पेरेंटल टाइप यानी पेरेंट के जैसे, और ये हो गए रिकॉम्बिनेंट टाइप यानी न्यू कॉम्बिनेशन जो बने हैं। अब इनका प्रपोर्शन कैसे होगा? ये बनेंगे, जितने पेरेंटल बने उतने ही आपके पास रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, यानी ये बने थे हमारे पास 50% और ये बने थे 50% रिकॉम्बिनेंट भी। अगर ईच आपसे पूछ ले तो हर एक टाइप जो है वो 25% होगा, ये भी 25%, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, तो इसको लिख ही देते हैं 25% ईच, राइट। तो अनलिंक्ड जीन्स में क्या क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है? नहीं, बिकॉज वी नो जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होती है। तो यहाँ पे कभी पूछ भी सकते हैं आपसे कि अनलिंक्ड जीन में क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये हो गया हमारे पास अनलिंक्ड जीन्स के बारे में सब कुछ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लिंक्ड जीन्स। अब लिंक्ड जीन्स में सबसे पहले वी विल डिस्कस टाइटली लिंक्ड जीन। अब टाइटली लिंक्ड जीन का क्या मतलब है? सबसे पहले लिंक्ड जीन का मतलब है कि मान लीजिए ये आपके पास एक क्रोमोजोम है, ठीक है, ये क्रोमोजोम है और इस पे जो भी जीन्स आपके पास प्रेजेंट होंगे A B C D, लेट्स से A B C D E F, ठीक है, ये सारे क्रोमोजोम जीन्स इसके ऊपर प्रेजेंट है, इस क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है, ये सारे क्या हैं? जीन्स। तो ये जीन्स जो है वो लिंक्ड कहलाएंगे। द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम्स आर नोन एज लिंक्ड जीन, जो एक ही क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होते हैं।
तो अब ये टाइटली भी हो सकते हैं, लूजली भी हो सकते हैं। अब टाइटली का मतलब ये है कि जो बिल्कुल पास पास वाले होंगे, यानी जिनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा, या फिर जिनको आप सेपरेट कर ही नहीं सकते। कहने का मतलब ये कि जब इनका इनहेरिटेंस होगा ना, तो ये हमेशा साथ ही इनहेरिट होंगे। लिंक्ड जीन्स हमेशा साथ इनहेरिट होते हैं, टाइटली लिंक्ड वाले, यानी ए और बी इतने क्लोजली प्रेजेंट है कि अगर क्रॉसिंग ओवर हुई भी तब भी ये साथ ही इनहेरिट होंगे। बट लूजली लिंक्ड किसको कह सकते हैं हम? ए और एफ को हम लूजली लिंक्ड कह सकते हैं, बिकॉज इनके बीच का डिस्टेंस आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है। तो इनके बीच अब इनको क्या जो लूजली लिंक्ड जीन्स हैं इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए इसका होमोलॉग प्रेजेंट होगा। होमोलॉग कैसे होगा? ये ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और लेट्स से इसमें हमारे पास जितने भी जीन्स हैं वो रेसेसिव फॉर्म में है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ। अब देखिए समझिए, लूजली लिंक्ड की बात कर रहे हैं हम, तो हमने कहा ए एंड एफ लूजली लिंक्ड है। तो मान लीजिए इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन में क्रॉसिंग ओवर हो गई। क्रॉसिंग ओवर पता है ना हमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर का मतलब है जेनेटिक एक्सचेंज। जेनेटिक एक्सचेंज हुआ। जेनेटिक एक्सचेंज का मतलब है कि जो स्मॉल एफ वाला है वो इधर आ गया एंड कैपिटल एफ वाला है वो इधर चले गया। तो अब सिचुएशन कैसी होगी? अब सिचुएशन डायरेक्टली मैं बना देता हूँ। देखिए ए बी सी ये तो एज इट इज़ रहा, डी ई एंड स्मॉल एफ वाला अब इधर आ गया, और दूसरे वाले में क्या हुआ? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई एंड कैपिटल एफ। तो जो ये दो लिंक्ड जीन्स थे, कैसे थे? लूजली लिंक्ड जीन्स। क्या वो सेपरेट हो सकते हैं? यस, दे कैन बी सेपरेटेड बाय विच फिनोमिनन? बाय क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। तो बस अब ये ही सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले हम टाइटली लिंक्ड के बारे में लिखते हैं। टाइटली लिंक्ड जीन्स जो हैं ये सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। तो ये दोनों के लिए वैलिड है, सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे ये जीन, प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, ठीक है। एंड टाइटली लिंक्ड को आप सेपरेट कर सकते हो क्रॉसिंग ओवर से, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। अगर बाई चांस हो भी जाते हैं ना क्रॉसिंग ओवर से, समटाइम्स आपको कंडीशंस दे देते हैं कि ये, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार और समझा देता हूँ कि इस पोर्शन और इस पोर्शन के बीच क्रॉसिंग ओवर हुई। अब क्रॉसिंग ओवर ऐसी होगी कि जो ए बी है ना, ए बी, उसको तो आप कभी सेपरेट कर ही नहीं सकते। ए बी वाला एक साथ ही जाएगा और ये कैपिटल ए कैपिटल बी वाला साथ ही जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि ए वाला इधर रह जाएगा और बी वाला इधर चले जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ए एंड बी का इनहेरिटेंस हमेशा साथ ही होगा, ठीक है। अब इसमें टाइप्स ऑफ गैमीट कितने पॉसिबल है टाइटली लिंक्ड की अगर हम बात करें, तो ए एंड बी हमने बोला ये टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं, तो इसको आप कंसीडर करो तो कितने टाइप के गैमीट पॉसिबल होंगे। इसमें देखो कि ए एंड बी तो हमेशा साथ ही रहने हैं, और ये वाले भी हमने कहा साथ रहने हैं, और हम इन दोनों को बोल रहे हैं टाइटली लिंक्ड है, तो ये कभी सेपरेट ही नहीं हो सकते। तो हमेशा जो पेरेंटल टाइप है, ऐसा ही कॉम्बिनेशन जो ये पेरेंटल टाइप वाला है वो ही गैमीट्स में एज इट इज़ चला जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। तो कितने टाइप के गैमीट्स पॉसिबल हुए? ओनली 2 टाइप्स के। और वो कैसे हुए? ऑल पेरेंटल टाइप, पेरेंटल टाइप की ही तरह होंगे, कोई भी रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। तो बस ये लिख दीजिए कि टाइटली लिंक्ड जीन्स में क्या होगा? ऑलवेज, चाहे आप कितने भी कैरेक्टर कंसीडर करिए, ठीक है, ऑलवेज 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। जैसे अगर हम आर वाई वाला ले रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ही हम वाई वाले को भी लिख देते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई, और हम इन दोनों को बोल रहे हैं दे आर टाइटली लिंक्ड, तो ये दोनों हमेशा एक साथ इनहेरिट होंगे, ये दोनों हमेशा एक साथ इनहेरिट होंगे। तो 2 टाइप के गैमीट आर वाई के रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कैसे गैमीट फॉर्म हुए, आर वाई कॉमा स्मॉल आर वाई, ये वाले ही बनेंगे। और ऑल पेरेंटल टाइप ये भी मेंशन करना ज़रूरी है, सारे पेरेंटल टाइप के बनेंगे। 0% रिकॉम्बिनेंट, कोई भी रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अब लूजली लिंक्ड जीन की अगर हम बात करें, जैसे हम कंसीडर कर रहे थे ए एंड एफ को, तो लूजली लिंक्ड जीन में क्या होगा? दे कैन बी सेपरेटेड
बाय विच फिनोमिनन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर को ही हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसमें कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक और डायग्राम बना लेते हैं, हाँ इसी को ही बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वी से कि ये दोनों जो हैं लूजली लिंक्ड है, तो ये सेपरेट हो सकते हैं। सेपरेट कैसे होंगे, क्रॉसिंग ओवर, यानी इसके बीच और इसके बीच अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई तो एक बनेगा, एक पहले तो देखो पेरेंटल टाइप वाले बन जाएंगे, अगर क्रॉसिंग ओवर हुई तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ जाएगा एंड स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल किसकी तरह होंगे, जो अनलिंक्ड जीन्स है उसमें भी तो ऐसे ही बने टाइप ऑफ गैमीट, बट उसमें हम ये बोल रहे थे कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो होगा रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन के बराबर होगा, यानी 50-50% होगा दोनों। बट इसमें जो इनका प्रपोर्शन होगा गैमीट्स का वो अनइक्वल होगा। अनइक्वल होगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितने पेरेंटल टाइप बनेंगे, कितने रिकॉम्बिनेंट टाइप बनेंगे, वो डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। इन दो जीन्स के बीच कितना डिस्टेंस है, लेट्स से आर वाई के बीच हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और इस कंडीशन में हम मान लेते हैं, देखो आर वाई जो जीन है सेम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, लेट्स से 5 सेंटीमीटर इनके बीच डिस्टेंस है, और एक कंडीशन में बिल्कुल ही हम मान लेते हैं आर और वाई के बीच 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो बताइए क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा कहाँ पे होगी, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज़्यादा इस कंडीशन में है। क्यों, क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये इजीली दूसरे जो होमोलॉग होगा उसके साथ एक्सचेंज हो सकता है। सो इट द परसेंटेज ऑफ पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप्स डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज हायर और ग्रेटर तो आपके पास रिकॉम्बिनेंट टाइप्स जो हैं ज़्यादा बनेंगे। अगर लिंकेज कम है तो फिर इस हिसाब से देखो एक और डेरिवेशन मतलब इक्वेशन यहाँ से डिराइव हो रही है कि अगर लिंकेज ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट टाइप कम बनेंगे। तो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। ये अभी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि लिंकेज, देखो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेंट्स, उतने कम रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे जितनी ज़्यादा लिंकेज होगी दो जीन्स के बीच, और ये ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, क्रॉसिंग ओवर के। जितनी ज़्यादा आर और वाई के बीच लिंकेज होगी, यानी जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी कम क्रॉसिंग ओवर होगी। ऑल्सो जो आपके पास लिंकेज होती है दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। सही बात है। तो अब जो इतना सब कुछ बोला है उसको फाइनली लिख देते हैं कि यहाँ पे भी 4 टाइप्स ऑफ गैमीट बनेंगे, 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स इन अनइक्वल प्रोपोर्शन, और वो डिपेंड किस पे करेगा, प्रोपोर्शन डिपेंड्स अपॉन लिंकेज बिटवीन जीन, लिंकेज कह लो, डिस्टेंस कह लो, लिंकेज बिटवीन जीन्स, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप के बनेंगे, आर वाई और फिर आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। बट ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर कि पेरेंटल टाइप जो है वो रिकॉम्बिनेंट टाइप से ज़्यादा होंगे, एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप कैन नॉट बी मोर देन 50%, ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। रिकॉम्बिनेंट टाइप कांट बी मोर देन 50%, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ जीन्स। तो ये देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ एक साथ लिख दिया है। लिंकेज 3 तरह की, अनलिंक्ड जीन्स, टाइटली लिंक्ड जीन्स, लूजली लिंक्ड जीन्स। अनलिंक्ड जीन्स जो है डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट, टाइटली लिंक्ड सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, एंड लूजली लिंक्ड जीन भी सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे बट दे डिस्टेंटली लोकेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे 4 टाइप के गैमीट बने अनलिंक्ड जीन्स में, यहाँ पर टाइटली लिंक्ड में 2 टाइप्स के गैमीट बने, और लूजली लिंक्ड में 4 टाइप के बने तो बट अनइक्वल प्रोपोर्शन में बनेंगे, और पेरेंटल टाइप हमेशा रिकॉम्बिनेंट टाइप से ज़्यादा होंगे।
अब जो अनलिंक्ड जीन्स हैं वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करते हैं, टाइटली लिंक जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते, एंड लूजली लिंक जीन भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते। अब नेक्स्ट हमें थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर के बारे में पता होना चाहिए। देखिए हमें पता है मियोसिस के टाइम, फटाफट अगर मैं आपको बताऊं मियोसिस कैसे होती है। मियोसिस में दो फेजेस होते हैं, M1 एंड M2। अब M1 में हमारे पास क्या होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यहाँ पे भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, बट वो 1-1 की नंबरिंग पे चले जाएंगे। देखिए मेटाफेज में हमें पता है यहाँ पर क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन होते हैं, और यहाँ पर एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो सेपरेट होते हैं एनाफेज 1 पे। और एनाफेज 2 में क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स वो सेपरेट होती है, ठीक है। और प्रोफेज 1 की अगर आप बात करें, प्रोफेज 1 फर्दर डिवाइडेड होती है लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। तो हम जाइगोटीन और पेकाइटिन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए जाइगोटीन को डिस्कस कर लेते हैं पहले। जाइगोटीन में हमारे पास क्रोमोसोम जो हैं वो अब अच्छे से कंडेंस हो गए हैं, और यहाँ पर एक्चुअली जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम हमें पता है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, इसमें डबल्ड जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, डबल जेनेटिक मटेरियल है, और इन होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी। पेयरिंग किस वजह से होगी, बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर है, ओके। यानी इसमें न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होगा एंड प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट है। अब जो जाइगोटीन होती है उसे हम बाइवेलेंट स्टेज कहते हैं। बाइवेलेंट स्टेज क्यों कहा, बिकॉज देखिए ये होमोलोगस पेयर है, होमोलोगस पेयर। तो जो एक हमारे पास क्रोमोसोम है, अगर आप इसे ध्यान से देखिए, इसमें डबल्ड जेनेटिक मटेरियल तो है, डबल्ड जेनेटिक मटेरियल तो है, बट अभी इसके पास कितनी क्रोमेटिड है, 1 क्रोमेटिड है, सिंगल क्रोमेटिड है, और इसके पास भी एक ही क्रोमेटिड है। यानी इधर हमारे पास 2 क्रोमेटिड्स दिखाई देती है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज बाइवेलेंट स्टेज। ऑल्सो यहाँ पर जो ये पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। तो बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। पेकाइटिन में क्या होगा, पेकाइटिन में देखिए उसे हम टेट्राड स्टेज कह देते हैं, पहले ये डायरेक्टली पता होना चाहिए। टेट्राड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम थे ना, अब जो इसकी ये सिस्टर क्रोमेटिड है वो दिखने लग गई, ठीक है। तो ये ऐसे दिख रहा है, मतलब हमें एट अ टाइम अभी, वेट ये रेज हो गया, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, और बीच में एसेंसी तो प्रेजेंट है ही, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, दिस इज द एसेंसी, और ये क्या है पूरा, दिस इज द होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है ये। तो टेट्राड इसलिए बिकॉज यहाँ पे 4 सिस्टर क्रोमेटिड दिख रही है, 4 क्रोमेटिड्स दिख रही है, 2 sister chromatid of each, not 4 sister chromatid, 2 sister chromatids of each chromosome. That's why we called it as tetrad stage. अब पेकाइटिन में क्या होता है, पेकाइटिन में आपको पता होना चाहिए जेनेटिक एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। फॉर एग्जांपल इस वाले क्रोमोसोम को अगर आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, तो ये हम इस वाले कलर से बना देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये ऐसा क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जेनेटिक एक्सचेंज होता है, जेनेटिक एक्सचेंज होता है किस किस के बीच, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो देखिए
एक सिस्टर क्रोमेटिड है इस क्रोमोसोम की, ये दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम की। बट जो ये वाली सिस्टर क्रोमेटिड है और ये वाली सिस्टर क्रोमेटिड है, ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो इनके बीच या फिर इनके और इनके बीच या फिर इसके और इसके बीच जो है क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं क्रॉसिंग ओवर के, उस डिटेल में हमें नहीं जाना। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद जो स्टेज आपके पास दिखाई देगी वो कैसे दिखाई देगी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेट्स से 2 साइड्स पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, ठीक है, एक इधर हुई है और एक इधर हुई है। तो हम कैसे दिखाएंगे इसको, हम दिखाएंगे ऐसे 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 और ऐसे, इसको हम ऐसे दिखा देंगे। तो देखो उस वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का पार्ट इधर आ गया, सेम हम इसके लिए दिखा देंगे, इसमें तो कुछ चेंज नहीं आया और इधर चेंज आ गया, तो ये वाला एक्सचेंज हो गया। तो दिस इज़ द क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो ये आपके पास जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया इसके और इसके बीच में। और फिर डिप्लोटीन में कुछ नहीं होता, डिप्लोटीन में ये जुड़े रहते हैं अभी इस टाइम में, ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये अभी इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। और डिप्लोटीन में हमारे पास कियाज्मा फॉर्मेशन हो जाती है, जो ये आपके पास एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी को ही हम कियाज्मा कह देते हैं। तो हम काफ़ी ऑफ ट्रैक चले गए, बट क्रॉसिंग ओवर भी ज़रूरी था समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बस इसमें यही बताया है क्रॉसिंग ओवर के बारे में, जो हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। जीन्स का अरेंजमेंट सिस एंड ट्रांस अरेंजमेंट हो सकता है। क्रॉसिंग ओवर इसीलिए ही समझाया ताकि ये अरेंजमेंट ऑफ जीन्स आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए सिस अरेंजमेंट का मतलब होता है कि डोमिनेंट अलील एक जीन का एंड डोमिनेंट अलील दूसरे जीन का वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, या फिर हम ये बोल दें कि रेसेसिव अलील ऑफ वन जीन और रेसेसिव अलील ऑफ अनदर जीन वो सेम क्रोमोसोम पे जब प्रेजेंट होंगे तो हम उसे सिस अरेंजमेंट कहेंगे। तो यही लिखा है यहाँ पे कि दैट डोमिनेंट अलील ऑफ बोथ कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम एंड बोथ रेसेसिव अलील ऑन अदर होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये ओरिजिनल अरेंजमेंट होता है जीन का। बट ट्रांस अरेंजमेंट का मतलब ये है कि डोमिनेंट अलील किसी एक जीन का एंड रेसेसिव अलील किसी दूसरे जीन का जब सेम साइड पे प्रेजेंट होते हैं या फिर सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं तो उसे ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं। या फिर हमें इससे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पहला वाला जीन था उसका रेसेसिव अलील एंड जो दूसरा आपके पास लिंक्ड जीन है उसका डोमिनेंट अलील जब एक साथ प्रेजेंट होंगे तो उससे हम ट्रांस अरेंजमेंट कहेंगे अलील्स का और जीन्स का। और ये कैसे फॉर्म होता है, ये जनरली फॉर्म होता है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट लिंकेज एक्चुअली है क्या, अब लिंकेज को देख लेते हैं, ये सम अप कर रहे हैं हम। लिंकेज का मतलब है फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। जो ये फिजिकल एसोसिएशन है ए एंड बी सी डी, इनके बीच जो फिजिकल एसोसिएशन है उसी को ही हम लिंकेज कह देते हैं। टर्म लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेंट थॉमस एंड मॉर्गन ने दी थी। अगर आपको याद होगा तो इन्होंने 3 टर्म्स दी थी, फर्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर, सेकेंड लिंकेज एंड थर्ड रिकॉम्बिनेंट्स। अब कुछ रिलेशन है आपके पास कि रिकॉम्बिनेंट्स, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर ए बी एंड सी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कैसे जीन्स हो गए, तीनों ए बी सी हमारे पास लिंक्ड जीन्स हैं, बट ये डिग्री इनकी वेरी करेगी। अब रिकॉम्बिनेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स। ए एंड सी से जो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे एज कंपेयर टू ए एंड बी से जो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। क्यों? बिकॉज ए एंड बी के बीच कम डिस्टेंस है एंड ए एंड सी के बीच ज़्यादा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी। तो इसका मतलब ये है कि लिंकेज की स्ट्रेंथ जो है वो कम है। ये इन तीनों फैक्टर्स के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मोर इज द डिस्टेंस, मोर इज क्रॉसिंग ओवर, लेस द लिंकेज। सब कुछ लिख दिया। अब थ्योरी ऑफ लिंकेज के कुछ पॉइंट मॉर्गन एंड कासल ने दी थी 1911 में एंड फर्स्टली सीन बाय बेटसन एंड पुन्नेट किस ईयर में, 1905, ठीक है। तो
तो ये डिस्कवर्ड हुई थी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में, और ये बोलती है जीन्स आर प्रेजेंट ऑन स्पेसिफिक क्रोमोसोम लीनियरली। जीन्स जो हैं लीनियरली अरेंज होते हैं किसी एक क्रोमोसोम पे। जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम वो लिंकेज शो करते हैं, और वो उन्हीं को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर से ही सेपरेट कर सकते हैं। कंप्लीटली लिंक जीन्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। लिंकेज का एक्सेप्शन क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों है लिंकेज का एक्सेप्शन? लॉ ऑफ लिंकेज एक्चुअली जो है, लिंकेज एक्चुअली जो है एक्सेप्शन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता था ना कि जो दो जीन्स होते हैं उनका असॉर्टमेंट, उनके एलील्स का असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंटली होता है, बट जो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और अगर हम टाइटली लिंक्ड जीन्स को कंसीडर करें तो उनका असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता, उनका असॉर्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंड है, उनका इनहेरिटेंस हमेशा एक साथ ही होना है। इसका मतलब ये है। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप जो है, लिंकेज ग्रुप ये थोड़ा नया टॉपिक है। लिंकेज ग्रुप क्या होते हैं? इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, या फिर हम बोल दें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ जीनोम, या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। यानी लिंकेज ग्रुप, चलो अभी आ रहा है तो उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लिंकेज ग्रुप का मतलब है कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ पेयर ऑफ, रुकिए थोड़ा जूम करते हैं। हाँ, तो लिंकेज का मतलब है, लिंकेज ग्रुप का मतलब है, लिंकेज ग्रुप इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेयर, पेयर याद रखने हैं, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, या फिर हम कह दें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ जीनोम, और जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ, हैप्लॉइड को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन की बात करें, ठीक है, ह्यूमन में अगर आपसे पूछे लिंकेज ग्रुप कितने होते हैं तो बताओ। ह्यूमन में हमें पता है कितने होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, हमें पता है ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं और वो 23 पेयर में रहते हैं, यानी 23 होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। तो लिंकेज ग्रुप भी कितने हो गए? 23 लिंकेज ग्रुप। बट अगर मेल एंड फीमेल का आपसे सेपरेटली पूछ लेते हैं, फॉर एग्जांपल फीमेल का पूछते हैं, तो फीमेल में क्या होता है? 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स कंडीशन। तो यहाँ पर आप ये बताइए ऑटोसोम्स कितने पेयर में रहेंगे? ऑटोसोम्स हमें पता है 22 ऑटोसोम के पेयर हो गए, ठीक है, और ये इनका सेक्स क्रोमोसोम का पेयर हो गया, यानी कितने हो गए इसमें लिंकेज ग्रुप? सेम 23 लिंकेज ग्रुप हो गए। बट अगर मेल का पूछे तो मेल में हमें पता है 44 तो ऑटोसोम ही होंगे सेम, और एक्स एंड वाई, बट एक्स एंड वाई जो है वो नॉन होमोलोगस है, ये चीज़ याद रखिए, ये होमोलोगस नहीं है। तो पेयर यहाँ पे 22 ऑटोसोम के पेयर हो गए प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये हो गए 22 23 24 लिंकेज ग्रुप। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब सेम कुछ ऐसे ही है, देखिए 2n इज इक्वल टू 8 मैं लिखता हूँ, फटाफट आप बताओ किस किस के ये सेट्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 2n इज इक्वल टू 14, 2n इज इक्वल टू 16, 2n इज इक्वल टू 20 एंड 2n इज इक्वल्स टू 32। तो फटाफट बताइए इसमें लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? ऑब्वियस है 4 हो जाएंगे, इसमें 7 हो जाएंगे, इसमें 8 हो जाएंगे, इसमें 10 हो जाएंगे, और इसमें कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे लिंकेज ग्रुप। बट ये किस किस का है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। वो ऐसे नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि फलाना प्लांट का आप लिंकेज ग्रुप बताओ। तो 2n इज इक्वल टू 8 हमें पता है फ्रूट फ्लाई में प्रेजेंट होते हैं, ये फ्रूट फ्लाई का हमारे पास वो दिया है, डिप्लॉयड कंडीशन दी है जो एक्चुअल प्रेजेंट होती है। 2n इज इक्वल टू 14 किस में होती है? वी नो पाइसम सेटाइवम। 2n इज इक्वल टू 16, ये कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं हम, बिकॉज थोड़ा यहाँ पे देखिए 2n इज इक्वल टू 32 पहले ही बता देता हूँ मैं, ये हनी बी का होता है, ठीक है, हनी बी का होता है। एंड इसमें n कितना हो जाएगा? अब n इज इक्वल टू 16। तो समटाइम्स वी क्या चलता है हमारे दिमाग में कि हनी बी का डिप्लॉयड कंडीशन जो है वो 16 होगा, 16 होगा, क्योंकि हैप्लॉयड 16 होता है ना, और समटाइम्स ये 32 नहीं याद रहता। तो 2n इज इक्वल टू 16 एक्चुअली किसका है? एलियम सिपा। अब एलियम सिपा तुम्हें पता होगा तो अच्छी बात है। किसको बोलते हैं? ऑनियन को बोलते हैं, तो ये ऑनियन का है। एंड ये किसका लिंकेज ग्रुप है? दैट इज ऑफ मेज,
जिया मेज। और हनी बी मैंने बता ही दिया, ठीक है। हनी बी फीमेल का है ये, क्योंकि ड्रोन्स तो हमें पता है कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो अगर ड्रोन्स में कोई पूछता है आपसे लिंकेज ग्रुप कितने हैं, बताना ज़रा ड्रोन्स में कितने हैं। तो ड्रोन्स में जितने हमने लिखा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जितने होंगे वो बता दो आप, तो वो 16 लिंकेज ग्रुप ड्रोन्स में भी सेम ही होंगे। तो ये ड्रोन्स के लिए भी वैलिड है, ठीक है। तो लिंकेज ग्रुप हमारा कवर हो गया। सो नाउ दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। हमारे पास गिवन जीनोटाइप हैं और हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गैमीट बताने हैं कि कितने टाइप्स के गैमीट पॉसिबल है, अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज है, नो लिंकेज है। तो सबसे पहले नो लिंकेज। नो लिंकेज का मतलब है दीज गैमीट्स आर सॉरी नॉट दीज गैमीट्स, दीज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोजोम। हर एक जीन जो है डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है। तो देखिए ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम में ये जीन प्रेजेंट है, एक वाला एक में प्रेजेंट होगा, एक वाला एक में प्रेजेंट होगा। तो मैंने कहा हर जीन जो है डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। सेम फॉर द बी, सेम फॉर द सी एंड सो ऑन। तो इसमें हमारे पास जो है कितने टाइप के गैमीट बनेंगे। तो देखिए एक बार तो इनका इनहेरिटेंस एक साथ हो जाएगा, एक बार इनका इनहेरिटेंस एक साथ हो गया, तो एक बार कॉम्बिनेशन बन गया ए बी सी डी ई ये वाला, या और दूसरा बन गया ए बी सी डी ई। अब मान लेते हैं ए एंड बी वाले जो है वो आपस में इंटरचेंज हो गए। अब इनका अलाइनमेंट ऐसे है, बी वाले इधर आगे, कैपिटल बी वाला इधर चले गया, स्मॉल बी वाला इधर आ गया। तो अब जीनोटाइप क्या होगा गैमीट का, ए बी सी डी ई, और दूसरी तरफ ए बी सी डी ई। अब दूसरी कंडीशन में ये हुआ कि ये ही वाली कंडीशन को हम ले रहे हैं और आपस में कौन चेंज हो गए, डी वाले चेंज हो गए। तो ए बी सी डी ई एंड ए बी सी डी ई, ठीक है। तो देखो एक दो तीन चार पाँच छः। अब क्या कंडीशन हुई कि हम ये वाला कंसीडर करेंगे कि देखिए आपके पास डी वाले इस वाले में चेंज होंगे। तो देखिए ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो देखिए जिसे समझ आ रहा है अच्छी बात है, नहीं तो फिर अभी डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूंगा। तो देखिए इस वाले में और इस वाले में अंतर है, बिकॉज इस वाले में बी स्मॉल बी वाला जो है वो पहले वाले कॉम्बिनेशन के साथ प्रेजेंट है, बट यहाँ पे कैपिटल बी वाला है। तो टोटल 8 बन गए। तो इसका सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, टू अगर नो लिंकेज है 2 to the power n एंड n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर 1 2 3। तो 2 to the power 3 दैट इज इक्वल टू 8 टाइप्स ऑफ गैमीट। और अगर कोई प्रपोर्शन पूछ ले तो इक्वल प्रपोर्शन में बनेंगे, इक्वल प्रपोर्शन में बनेंगे, जितने पेरेंटल टाइप उतने ही रिकॉम्बिनेंट टाइप। अब हम देखेंगे कंप्लीट लिंकेज देख लेते हैं। अब लिंकेज का मतलब तो ये है कि भैया एक ही क्रोमोसोम पे सारे जीन प्रेजेंट है और कंप्लीटली लिंक्ड बोल रहे हैं, मतलब बहुत टाइटली ये जीन्स जो है एक साथ प्रेजेंट है, ए बी सी डी ई लेट से। और दूसरा जो इसका होमोलॉग होगा वहाँ पे भी यही कहानी चल रही होगी रेसेसिव के साथ कि देखो ए बी सी डी एंड ई ये चल रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है कि अगर इस सेगमेंट और इस सेगमेंट के बीच क्रॉसिंग ओवर हो भी जाए तो ये सारे जीन्स जो हैं एक साथ ही इनहेरिट होंगे। ए एंड बी को कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता, ए एंड ई को भी इवन कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता, मतलब ये काफ़ी 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 ज़्यादा क्लोजली प्रेजेंट है। तो ओनली यहाँ पर कैसे गैमीट, 2 टाइप्स के ही गैमीट पॉसिबल होंगे। एक में जाएगा ए बी सी डी ई, एक में जाएगा ए बी सी डी स्मॉल डी ई। बस ये ही 2 टाइप के गैमीट पॉसिबल हैं। तो बस हमने लिख देना है कंप्लीट लिंकेज में तो ऑलवेज 2 टाइप्स के ही गैमीट होंगे, ऑलवेज, चाहे आपके पास जितने भी जीन्स हो, जितने भी कैरेक्टर हो, ऑलवेज 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, ठीक है। और वो ऑल 100% जो है पेरेंटल टाइप होंगे, पेरेंटल टाइप होंगे।
अब रिकॉम्बिनेंट तो इसमें 0% हो गए, कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा। इनकम्प्लीट लिंकेज का अब क्या मतलब है? इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब है कि ए बी सी डी ई, ठीक है, तो ये इनकम्प्लीटली लिंक्ड है, यानी आप ए को बी से सेपरेट कर सकते हो, बी को सी से, सी को डी से एंड डी को ई से, मतलब इनके बीच जो है वो क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, ये बात कहने की कोशिश हो रही है। तो इसमें भी इनकम्प्लीटली लिंक्ड में भी हमारे पास जो है इसी की तरह नो लिंकेज की तरह ही वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, 2 टू द पावर n दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर, कितने हेट्रोजाइगस है 3, एंड 8 टाइप्स के गैमीट बनेंगे। बट द कंडीशन इज यहाँ पर सबसे पहले अनइक्वल प्रोपोर्शन में बनेंगे सारे, अनइक्वल प्रोपोर्शन में। और रिमेंबर जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे वो हमेशा रिकॉम्बिनेंट से ज़्यादा होंगे। तो ये टाइप्स ऑफ गैमीट का हो गया। एक क्वेश्चन आपके लिए लाया है, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन द टू जीन्स इज, ये बताइए कि जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज होती है वो प्रोपोर्शन होगी टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन। हमें पता है सिंपली जो स्ट्रेंथ होती है लिंकेज की, मतलब कितने टाइटली दो जीन्स प्रेजेंट है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी? डिस्टेंस बिटवीन जीन नहीं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बिकॉज जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी लिंकेज की, उतना क्या कम होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। तो ऐसा कुछ है प्रोपोर्शनेट टू डिस्टेंस बिटवीन जीन नहीं, प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस बिटवीन देम, प्रोपोर्शनेट टू डिस्टेंस बिटवीन देम इनवर्सली, हाँ ये सही है। डिपेंड ऑन क्रोमोजोम, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ क्रोमोजोम नहीं। तो सेकंड आंसर इसका सही है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ऑल्सो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो जितनी ज़्यादा लिंकेज होगी उतनी कम क्रॉसिंग ओवर होगी दो जीन्स के बीच। पॉसिबल है कि उनके बीच क्रॉसिंग ओवर हो, फिर उतना ही कम क्या होगा? उतने ही कम आपके पास रिकॉम्बिनेंट्स भी बनेंगे, ठीक है। सो तो ये लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट ही टॉपिक था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो बेटा, लाइफ कैन बी टफ बट सो आर यू। तो लाइफ जितनी भी टफ हो बट हम में भी तो कुछ कैपेबिलिटीज़ है, हम भी तो कुछ कॉन्कर कर सकते हैं। So that's it for today's class, students. If you really like the session, really enjoyed the session, please do like, share and subscribe. Thank you so much.